हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? फाइन। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे अपना, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। 10th क्लास में टॉपिक होता था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किसी बच्चे से पूछो बता देगा क्या था वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। Energy can neither be created nor be destroyed, but it can be transferred from one form to another. On similar lines, law of conservation of momentum, ये क्या होता है? अगर हम किसी सिस्टम के ऊपर बाहर से कोई फोर्स ना लगाएं तो सिस्टम का मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। क्या बोला मैंने? If no external force is applied on a system, then linear momentum of the system remains कंजर्व। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस भी है, करेंगे हम लोग वो भी। अभी जो इसकी डेफिनेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, वो लिखता हूं मैं यहाँ पर। इट स्टेट्स दैट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए सिस्टम क्या होता है? जो बॉडी से मिलकर बनता है। इट स्टेट्स दैट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द सिस्टम देन टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब कांस्टेंट रहना, अपने आप चेंज नहीं होता अगर बाहर से फोर्स नहीं लगाओगे तो। इसका प्रूफ देखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ। याद है न्यूटन सेकंड लॉ क्या था? न्यूटन सेकंड लॉ, F इज टू dp ओवर dt, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। हम भी यहाँ लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू dp ओवर dt। इस एक्सप्रेशन के अंदर इफ F इज इक्वल टू 0, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड मींस F इज इक्वल टू 0, तब क्या होगा? देन dp बाय dt इज इक्वल टू 0। और इस एक्सप्रेशन के अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग? मोमेंटम को टाइम की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, हमें 0 मिल रहा है। डेरिवेटिव किसका 0 होता है? कांस्टेंट फंक्शन का। इट मींस मोमेंटम इज कांस्टेंट। दिस इंप्लाइज दैट मोमेंटम इज कांस्टेंट। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, आप वेक्टर के साइन पुट अप कर सकते हो सब जगह। एंड मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी mv, दैट इज कांस्टेंट। मास अपने आप चेंज होता नहीं है, इसका मतलब बॉडी की वेलोसिटी भी चेंज नहीं होती। इसके ऊपर बेस्ड एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। एक ट्रैक्टर ट्रॉली सिस्टम है। ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली बांध रखी है। उस ट्रॉली के अंदर रेत के कट्टे हैं। रेत मीन्स सैंडबैग्स, रेत के कट्टे हैं। और एक सैंडबैग के अंदर होल हुआ है। उस होल के अंदर से रेता सैंड बाहर निकल रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉली सिस्टम आगे जा रहा है। इमेजिन करो आप पिक्चर को। ट्रैक्टर ट्रॉली सिस्टम आगे जा रहा है, रेत निकल रहा है बाहर कट्टे से और ट्रॉली के अंदर ही गिर रहा है। जब पूरा कट्टा बैग खाली हो जाएगा, व्हेन इट विल बिकम कंप्लीटली एम्प्टी, हाउ द स्पीड ऑफ ट्रैक्टर ट्रॉली सिस्टम विल चेंज। जब वो कट्टा खाली हो जाएगा तो जो ट्रैक्टर ट्रॉली सिस्टम था हमारा, उसकी स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा बताओ? नियर अबाउट 40 kg का बैग था वो। स्पीड विल इंक्रीज और डिक्रीज और विल रिमेन सेम। यहाँ लगाते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। हमने उस सिस्टम के ऊपर बाहर से तो कोई फोर्स नहीं लगाया, इट मीन्स मोमेंटम विल रिमेन्स कंजर्व्ड। मोमेंटम कंजर्व्ड का मतलब मास चेंज हुआ नहीं। सो जो ट्रैक्टर ट्रॉली सिस्टम था दैट विल कंटिन्यू टू मूव विद द सेम स्पीड। और बहुत सारे एग्जांपल हैं। एक एग्जांपल तो बहुत ही कॉमन है, 9th क्लास के अंदर पढ़ते थे हम लोग। कौन सा? गन एंड बुलेट। किसी गन से बुलेट को फायर करते हैं
bullet moves in the forward direction but gun move in the backward direction. वो आर्टिकल करेंगे हम लोग, that is based on law of conservation of momentum. और उसका हेडिंग है recoiling of gun. recoiling of gun. recoil वर्ड का मतलब क्या होता है? movement in the backward direction. movement in the backward direction. ये देखो मैंने एक गन बना दी, उसके अंदर बुलेट भी है. बात कर रहे हैं बिफोर फायरिंग. अभी फायर नहीं किया हमने. जो गन है उसका मास कैपिटल एम, जो बुलेट है उसका मास स्मॉल एम. बिफोर फायरिंग मोमेंटम ऑफ सिस्टम. सिस्टम का मोमेंटम कितना है? मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट. गन का मोमेंटम कितना है? गन का मास कैपिटल एम, वेलोसिटी 0, प्लस बुलेट का मास स्मॉल एम, वेलोसिटी 0. इट मींस बिफोर फायरिंग मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज 0. नाउ आफ्टर फायरिंग, जब गन से बुलेट को फायर कर दिया, बुलेट इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, मास फॉर बोथ रिमेन्स सेम. हम लोग फिर दोबारा लिखते हैं मोमेंटम ऑफ सिस्टम दैट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ bullet. Let us assume that velocity of bullet is small v, velocity of gun is capital V. Now momentum of gun will be equal to m into v, and for bullet small m into small v. सिस्टम था, बुलेट गन के अंदर थी, अब बाहर आ गई. हमने सिस्टम के अंदर कोई चेंज किया, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया. Then according to law of conservation of momentum, law of conservation of momentum, initial momentum is equal to final momentum. Means momentum जो सिस्टम का बिफोर फायरिंग था that must remain same even after firing. That's why I write initial momentum is equal to final momentum, and initial momentum was equal to 0. Final momentum is mv plus mv. अब यहाँ से हम गन की वेलोसिटी निकालते हैं. कितनी आएगी? कैपिटल एम वी इज इक्वल टू माइनस का स्मॉल एम वी, और कैपिटल वी इज इक्वल टू माइनस एम वी ओवर एम. मास स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है. You could put vector sign on vector quantities. मास स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है. माइनस साइन क्या शो कर रहा है? हियर नेगेटिव साइन शोज दैट गन विल मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ बुलेट. इसीलिए तो जब गन से बुलेट को फायर करते हैं, बुलेट आगे जाती है, गन मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. फिल्मों में दिखाते हैं फटाफट फायर कर देते हैं, कुछ भी नहीं होता. एक्चुअल में क्या है, जब बुलेट फायर करते हैं गन से तो बहुत ज़्यादा फोर्स गन के ऊपर भी लगता है, पीछे की तरफ लेके जाएगा उसको, तो कंधा उतर जाता है, बोलते खोया उतर गया. इसीलिए जब एनसीसी वगैरह के अंदर राइफल की ट्रेनिंग देते हैं, स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं जब, तो कहते हैं बंदूक को अपने कंधे के साथ कस के पकड़ लो, कस के पकड़ लो, इस तरह से कि जो गन है और जो हमारी बॉडी है मिलकर दोनों एक सिस्टम बन जाए. उससे क्या होगा? इसी एक्सप्रेशन को देखो, V is inversely proportional to mass. गन का जितना ज़्यादा मास होगा उसकी वेलोसिटी उतनी कम होगी. कस के टाइटली पकड़ने से क्या होगा? गन और हमारी बॉडी एक ही सिस्टम बन गया. मीन्स मास बहुत ज़्यादा बन गया. मास बहुत ज़्यादा हो गया तो उसकी रिकॉइलिंग वेलोसिटी क्या हो जाएगी? बहुत कम हो जाएगी. एनसीईआरटी की बुक के अंदर इसी के ऊपर बेस्ड दो न्यूमेरिकल्स हैं. न्यूमेरिकल्स और भी है, यहाँ इस वीडियो के अंदर हम लोग दो न्यूमेरिकल ले रहे हैं, वो करेंगे पहले. अब
आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। चैप्टर हमारा चल रहा है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन के अंदर जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है इसके ऊपर बेस्ड, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 एनसीईआरटी की बुक, चैप्टर का नाम लॉज ऑफ मोशन। ये अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज के अंदर मिलेगा आपको। क्या बोलते हैं क्वेश्चन के अंदर, ए न्यूक्लियस इज एट रेस्ट इन द लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कोई न्यूक्लियस है, लैब के अंदर है, रेस्ट में है। शो दैट इफ इट डिसइंटीग्रेट इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लियाई the product must be emitted in the opposite direction। एक बॉम्ब है, बॉम्ब रेस्ट में, it suddenly explode, फट गया वो। it divides into two parts, दो टुकड़ों में बट गया वो दो पार्ट जो हुए वो क्या वो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं? नेवर। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाहर से फोर्स लगाया नहीं हमने, सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। सो बोथ विल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। ऐसे क्वेश्चन ये वाला है, न्यूक्लियस है, रेस्ट में है, इट सडनली डिसइंटीग्रेट इनटू टू पार्ट्स। यू हैव टू शो दैट दीज टू पार्ट्स विल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अभी जो मैंने जस्ट आर्टिकल किया है, सेम आर्टिकल ही तो है। एग्जाम्पल के अंदर, अपने आर्टिकल के अंदर हम लोगों ने क्या किया, गन का मास कैपिटल एम लिया, बुलेट का मास स्मॉल एम। आप क्या करो, लेट अस कंसीडर दिस न्यूक्लियस इज डिवाइडेड इनटू टू फ्रैगमेंट्स। मास ऑफ फर्स्ट इज कैपिटल एम, मास ऑफ सेकंड इज स्मॉल एम। वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्ट इज कैपिटल वी, वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्ट इज स्मॉल वी। नाउ सॉल्व इट इन a similar manner. In last line you will get v is equal to capital V is equal to minus mv over m। जैसे मैंने अभी राइट किया जस्ट वो सेम आर्टिकल, वहां से क्या प्रूव किया था आपको, बोला मास इज स्केलर क्वांटिटी, इट मींस वहां बोल रहे थे गन एंड बुलेट विल मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन। हियर वी विल से बोथ द पार्ट्स विल मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो सिमिलर आर्टिकल हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर बेस्ड है, इसलिए कह रहा हूं। A shell of mass 0.020 kilogram is fired by a gun of mass 100 kg. If the muzzle speed of the shell is 80 meter per second, what is the recoil speed of gun? सेम क्वेश्चन मैंने इसीलिए जो डाटा शेल मीन्स बुलेट, मजल स्पीड मीन्स जब गन से बुलेट बाहर निकलती है, बाहर निकलने के बाद जो उसकी फाइनल स्पीड होती है, दैट इज नोन एज मजल स्पीड। उसको मैंने स्मॉल अल्फाबेट्स यूज किया है और गन के लिए कैपिटल अल्फाबेट्स। इन दिस न्यूमेरिकल आल्सो वी हैव टू फाइंड कैपिटल V मीन्स वेलोसिटी, रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ गन, दैट विल बी इक्वल टू mv over m। All data is given, just put the data and find the answer। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर। क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी सारी कवर करेंगे अपनी लास्ट में, लेकिन एक न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो करेंगे हम लोग अभी। उसको तो 1-2-3 बार करोगे अपने आप अच्छा हो जाएगा, लेकिन जनरली स्कूलों में टीचर्स डाल देते हैं उसको। ये क्वेश्चन नंबर 20 है, एक्सरसाइज 20। अभी आपको मालूम हो जाएगा, ए बैट्समैन डिफ्लेक्ट्स ए बॉल बाय एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड विच इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर। क्या बोला इस लाइन के अंदर, कोई बैट्समैन है, बॉल आती है, बैट से हिट करती है, बैट्समैन ने क्या किया, उस बॉल को 45 डिग्री के एंगल से डिफ्लेक्ट कर दिया विदाउट चेंजिंग इट्स स्पीड। What is the impulse imparted to ball? बॉल को कितना इम्पल्स मिला ये बताना है अपने को। जो क्वेश्चन गिवन है उसको हम बोर्ड पे ड्रॉ करते हैं। ये देखो, एक बॉल थी, आ रही है,
कितनी स्पीड से? 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर बैट से हिट हुई और उसके बाद वो डिफ्लेक्ट हो गई। दोनों के बीच में इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड आफ्टर हिटिंग, दोनों के बीच में कितना एंगल गिवन है अपने को? 45 डिग्री। इट मींस जो ये वाला एंगल है वो 22.5 बनेगा और नीचे वाला एंगल भी 22.5 डिग्री बनेगा। विद सेम स्पीड मींस 54 किलोमीटर पर आवर। इसमें कोई प्रॉब्लम? पूछा गया हमसे व्हाट इज द इंपल्स इम्पार्टेड टू बॉल। हम लोगों ने इंपल्स वाली वीडियो के अंदर फार्मूला क्या था? इंपल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम। तो इस बॉल का चेंज इन मोमेंटम निकाल दो, आपको क्या मिल जाएगा? इंपल्स। आप कई बच्चे तो क्या करते हैं, जितनी वेलोसिटी से आ रही थी उतनी वेलोसिटी से जा रही है, चेंज इन वेलोसिटी 0, सो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू 0। नो, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना। स्पीड रिमेन सेम, डायरेक्शन चेंज होने के कारण वेलोसिटी भी चेंज हो गई। हम क्या करते हैं, पहले जनरल बात करेंगे। इस 54 को तो मान लिया मैंने v, और जो बॉल का मास गिवन है आपको दैट इज m, एंड जो एंगल गिवन है वो थीटा। मैंने थीटा किसको बोला है? 22.5 को, मींस जो एंगल गिवन था उसका हाफ। इसको रिजॉल्व कर रहा हूं वेलोसिटी वेक्टर को। ये देखो बॉल किस डायरेक्शन में आ रही थी, ये एंगल थीटा, ये भी थीटा बनेगा। तो जो बॉल आ रही थी उसका x कंपोनेंट कितना है वेलोसिटी का? x कंपोनेंट v cos थीटा एंड y कंपोनेंट v sin थीटा। इसमें कोई प्रॉब्लम? जो बॉल हिट होने के बाद जा रही है उस बॉल का x कंपोनेंट कितना है वेलोसिटी का? x कंपोनेंट थीटा यहाँ है, तो यहाँ बनेगा v cos थीटा एंड हियर v sin थीटा। इस पिक्चर को देख के कुछ पता लगता है कि जो बॉल इंसिडेंट थी, आ रही थी, और जो बॉल जा रही है, दोनों केसेस में जो वर्टिकल y डायरेक्शन में कंपोनेंट है वेलोसिटी का दैट रिमेन सेम। इट मींस y डायरेक्शन के अंदर बॉल का मोमेंटम जो चेंज हुआ वो 0, लेकिन x डायरेक्शन में कितना हुआ? क्या चीज बोल रहा हूं मैं? चेंज इन वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन दैट इज इक्वल टू v cos थीटा माइनस v cos थीटा। ऐसा क्यों किया? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन अपोजिट है, अगर इसको पॉजिटिव मानते हैं तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो ये कितना बन गया हमारे पास? 2v cos थीटा। ये तो मैंने निकाला है कि वेलोसिटी के x कंपोनेंट में कितना चेंज होगा, हमारा एम था मोमेंटम में कितना चेंज होगा वो निकालना। सो डेल्टा px अलोंग x डायरेक्शन दैट विल बी 2mv cos थीटा एंड दिस इज डेल्टा py कितना था? 0। y डायरेक्शन के अंदर मोमेंटम चेंज नहीं हुआ, इट मींस इंपल्स दैट इज इक्वल टू डेल्टा px और 2mu cos थीटा। ये जहां v लिखा है v आएगा ना, 2mv cos थीटा। मास गिवन है आपको पिक्चर के अंदर, क्वेश्चन के अंदर वेलोसिटी गिवन है, थीटा गिवन होगा। जस्ट पुट द वैल्यूज एंड फाइंड द आंसर। ये इतना इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल, ये ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में दोनों में फ्रिक्वेंटली कवर होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने इस काम को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। आज की करिए अपनी बुक के अंदर जो भी न्यूमेरिकल्स मिलते हैं आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के, या इससे पहले जो आर्टिकल्स कवर किए हमने वो कवर करिए आप सब अपनी नोटबुक के अंदर। और लास्ट में हर बार बोलना पड़ता है, वीडियो को शेयर करना है ताकि मैक्सिमम बच्चों को बेनिफिट मिले, लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है अगर नहीं किया अब तक तो। थैंक यू।